हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। कल जो वीडियो आई थी, लास्ट वीडियो जो थी, उसमें हम लोगों ने आपको क्या कराया था, हमने इंडेक्स क्वेश्चन कवर अप कराए थे, साथ साथ में सॉल्व एग्जांपल्स भी कवर अप कराए थे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसमें हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऐसे हैं बोर्ड में या तो आ सकते हैं या आ चुके हैं, उन्हें हम आज कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो ऑल 40 क्वेश्चंस वी विल नॉट बी कवरिंग अप हियर। अभी बताया मैंने कौन से क्वेश्चन कवर अप करेंगे सर, वही जो इम्पोर्टेंट हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोग नोट्स में कवर अप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। वाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। इस तरीके का एक सॉल्व एग्जाम्पल मैंने ऊपर करा दिया था आप लोगों को, तो आंसर सबको पता होना चाहिए कि NH3 क्यों बनाता है और PH3 क्यों नहीं बनाता है। रीज़न क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जबकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है इसका। देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन 3.0 इज मच हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन 2.1, hence NH bond is quite polar and NH3 undergoes intermolecular hydrogen bonding। अगर हम इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से क्या बन जाएगी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन PH3 की बात करें तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे निकालते हैं तो लगभग 2.1 ही आती है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, इसीलिए PH3 क्या नहीं दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, जबकि NH3 एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आपको दिखा देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन द रिएक्शन विद HNO3। कॉपर मेटल किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है HNO3 के साथ में रिएक्ट करने के पे, ये आपको दिखाना है। तो आंसर देखते हैं इसका। ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट HNO3 कॉपर गिव्स कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। बोला डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO, यानी कि रिएक्शन दिख रही है आपको, Cu + 8HNO3 डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट कराया हमने, तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या बनेगा, NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर कॉपर को आप रिएक्ट कराते हो किसके साथ में, कंसनट्रेट HNO3 के साथ में, तो सेम कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, NO2 बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद HNO3 दो तरीके का ले लिया हमने, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द HNH बॉन्ड एंगल इज हायर देन HPH, HASH, HHBH एंगल्स, वाई। बोला है कि जो NH3 की बात करें तो उसमें HNH जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PH3 में HPH का जो एंगल होता है, या ASH3 में HASH का होता है, या SBH3 में HSBH का होता है। ये एंगल्स मतलब ये कहना चाह रहा है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग तो एंगल जो है बॉन्ड एंगल वो घटता चला जा रहा है, HNH का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका रीज़न बताना है क्या होगा। तो इसका रीज़न देखते हैं, समझा दें फिर आपको। As we move from nitrogen to phosphorus and to arsenic to antimony, the electronegativity of the central atom goes on decreasing। सबको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है, क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई मच फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अब बॉन्ड पेयर जो होंगे वो क्या है, सेंट्रल एटम से तो बहुत दूर लाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड पेयर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड हेंस द बॉन्ड एंगल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यानी कि जो बॉन्ड पेयर है, देखो जैसे सेंट्रल एटम यहाँ पे है, बॉन्ड पेयर कहीं इससे बहुत ज़्यादा दूर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी इस तरीके से इसका क्या होगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, इसका बहुत बड़ा एटम होगा, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर होंगे वो दूर लाई करेंगे। बॉन्ड पेयर दूर लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच की जो रिपल्जन है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्जन कम हो जाएगी, तो ये पास पास में आ सकते हैं और बॉन्ड एंगल इनका डिक्रीज होता चला जाता है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा रीज़न क्या लिख सकते हो आप, कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर और सेंट्रल एटम का जो रिपल्जन है वो कम होता चला जाता है और बॉन्ड पेयर पास आ सकते हैं और उसके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होता चला जाएगा डाउन द ग्रुप। इसलिए HNH बॉन्ड एंगल बाकी सबके हाइड्राइड में एंगल से नापें तो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर अप करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज।
द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन वाई NH3 इज बेसिक एंड वाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। ये क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 3-4 बार तो पिछली बार ही वीडियो में बता दिया था और ना जाने कितनी बार समझाया होगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें। तो आंसर सब शायद कर सकते होंगे अगर वीडियो आपने अच्छे से देखी है, समझी है। तो NH3 बेसिक क्यों है, BiH3 फीबली बेसिक क्यों है। बेसिक कैरेक्टर बताया था कि क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर से समझ लीजिए। पहले डाउन द ग्रुप जाते हैं हम लोग, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बताया था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो वीकर होता चला जाता है। बॉन्ड वीकर है तो इसका मतलब क्या है कि मैं NH3 की बात करता हूँ, NH3 का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब मैं नीचे पहुँच गया, किस पे पहुँच गया मैं, बिस्मथ लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुँच गया, BiH3 का जो बॉन्ड होगा वो वीकर होगा बॉन्ड, वो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, मतलब यहाँ से H+ निकाल पाना आसान होगा, यहाँ से H+ निकाल पाना मुश्किल होगा। और हमने पढ़ा है जो आसानी से H+ दे दें वो अच्छे एसिड होते हैं, और जो मुश्किल से H+ दें वो बेकार एसिड या फिर ये कह सकते हो आप अच्छे बेस होते हैं। तो NH3 ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, NH3 बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये H+ रिलीज नहीं होगा बड़ी जल्दी से, तो इसलिए NH3 क्या हो जाएगा, एक अच्छा बेस हो जाएगा। जबकि यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा तो ये इसका बेसिक नेचर बहुत कम होगा, जबकि H+ रिलीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर होगा इसका कुछ, तो ये एसिड हो सकता है अच्छा, लेकिन NH3 क्या होगा, अच्छा बेस होगा। ये रीज़न है सिंपल सा। बाकी कैसे लिखना है इसको वो आंसर भी दिखा देते हैं आपको। Since the atomic size of nitrogen is much smaller than that of bismuth, the bond formed between the NH is much stronger than BiH. NH का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है BiH से। ड्यू टू इट इट कैन नॉट रिलीज H+ आइंस मोर इजीली, H+ आइंस रिलीज नहीं कर सकता, हैंस BiH3 इज फीबली बेसिक, इसलिए BiH3 क्या हो जाएगा, फीबली बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन, कह रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाओ भाई H3PO3 के लिख के। H3PO3 की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिख के दिखानी है हमें। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, तो आपको याद होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती थी। ऐसी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो H3PO3 है यहाँ पे, H3PO3 को जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, PH3 बनेगा और H3PO4 बनेगा। यहाँ पे आप फॉस्फोरस के दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो रिडक्शन हुआ है और इस वाले में ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी एक में रिडक्शन किसी एक में ऑक्सीडेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई। क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। The oxidation state of, देखते हैं आंसर। The oxidation state of phosphorus in PCl5 is +5. As phosphorus has 5 electron, its valence shell, it cannot increase its oxidation state beyond +5. क्या कहा गया यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फॉस्फोरस का PCl5 में वो कितना होता है, +5 होता है। फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन नंबर को +5 से ऊपर नहीं ले जा सकता डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स को। तो PCl5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, तो क्या नहीं कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। रिडक्शन किसी को कराना है तो इसका मतलब क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद ये क्या करा देगा, उसका रिडक्शन करा देगा दूसरे का, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। हाउएवर इट कैन डिक्रीज इट ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +5 to +3, लेकिन ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 से +3 में डिक्रीज कर सकता है या और लोअर वैल्यू में डिक्रीज कर सकता है। ये तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। जस्टिफाई कर दिया हमने, विद रीजन समझा दिया, आपको समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ के देखते हैं। वाई इज डाइऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर अ सॉलिड। डाइऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक सॉलिड है, जबकि दोनों क्या हैं, सेम ग्रुप के हैं। ऑक्सीजन से अगला ही सल्फर आ जाता है ग्रुप में, नीचे चलते हैं हम तो ऐसा क्यों है कि वो गैस है वो सल्फर जो है वो सॉलिड है, उसका रीज़न बताना है। देखते हैं आंसर क्या कहता है। ऑक्सीजन फॉर्म्स p5 मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू इट स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या बनाता है, p5 बॉन्ड बनाता है, उसके पास में p5 ऑर्बिटल्स हैं, तो p5 बॉन्ड बनाता है, इसका छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऑक्सीजन किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखा होगा आपने, O2 की तरह एग्जिस्ट करता है। दीज मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग
बॉन्ड नहीं है, इसीलिए O2 रूम टेम्परेचर पे बात करें तो किसकी तरह होगा, गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन सल्फर का साइज बड़ा हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, तो सल्फर क्या करता है, एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कैटिनेशन दिखाने की, तो जिसकी वजह से देखा था आप लोगों ने वो कुछ इस तरीके का ऑक्टागन टाइप स्ट्रक्चर बनाता था ऐसे। ये स्ट्रक्चर जो है वो सल्फर दिखाएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये S8 होता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनकी जो बीच में बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो हो जाएगा सल्फर का वो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए। और ये क्या बना रहा है, वो सिर्फ O2 है, ये S8 है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये कैटिनेशन इसके पास प्रॉपर्टी एक शो करता है जिसकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा देता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि सल्फर क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन क्या है, गैसेज है रूम टेम्परेचर पे। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्पीड ज़्यादा रहती है वीडियो में, वही तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है वीडियो के अंदर तो आप क्या करिए, प्लेबैक में ऑप्शन होता है ना यूट्यूब में, प्लेबैक में जाके अपने स्पीड को डिक्रीज़ कर लिया करो। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो 0.7 कर लो, 0.8 कर लो, 0.5 कर लो, प्लेबैक में जाके स्पीड को, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ कि धीरे बोलो, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड पे लेके चलता हूँ। जो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझाना होता है उसको हम लोग आराम से कर लेते हैं। जो चीज़ चैप्टर में कवर अप कर रखी है उन्हें तो फास्टली भी कर सकते हैं ना, टाइम सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच एरोसोल्स डिप्लीट ओजोन। ओजोन को कौन से एरोसोल डिप्लीट करते हैं ये बताना है। एरोसोल कौन से डिप्लीट करते हैं सबको पता होगा, ओजोन को डिप्लीट करने वाला कौन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को डिप्लीट करता है। और उसके अलावा भी कुछ है जो डिप्लीट करता है ओजोन को, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या है वो पढ़ लेते हैं। एरोसोल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज फ्रीऑन। फ्रीऑन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका फॉर्मूला क्या है, CCl2F2, जब इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये हो गया यहाँ पे क्लोरो Cl2, ये हो गया फ्लोरो F2 और ये हो गया कार्बन, इसीलिए इसका नाम CCl2F2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, कैसे, क्लोरीन के फ्री रेडिकल लगाता है जो कि O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है। आप चाहें तो ये रिएक्शन याद कर सकते हैं, बट दीज रिएक्शन आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो जरूरत नहीं है आप लोगों को ये रिएक्शन याद करने की। आप इतना याद रखिए कि भाई ये क्या कर देता है, घटा देता है। CCl2F2, Cl नेगेटिव, सॉरी Cl का फ्री रेडिकल ClCF2 बन जाएगा, ये ClCF2 यहाँ पे आ गया, प्लस O3 ClO प्लस O2 बन जाएगा। ClO का फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन करके Cl का फ्री रेडिकल और O2 बना देगा। कहने का मतलब ये है सिर्फ कि ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर देते क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या होता है, और एक चीज़ है जो आप लोग मेमोराइज करेंगे या आप चाहें तो यहाँ आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्या है वो चीज़, वो आप NCERT में देख सकते हैं, अपनी आपकी NCERT में मेंशन्ड है वो, जहाँ ओजोन के बारे में दिया है। उसमें बताया गया है कि जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, वो जेट एयरक्राफ्ट जब उड़ते हैं तो वो हवा में एक गैस रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो हवा में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, और ऑक्सीजन जो ओजोन है O3 उससे एक नेसेंट ऑक्सीजन खुद ले लेती है और NO से किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि वो क्या कर रही है, जो जेट एयरक्राफ्ट हैं उनमें से जो गैस निकल रही है वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है ओजोन में से, और O3 को कन्वर्ट कर देती है, O3 को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, O2 और O के अंदर, और इस ऑक्सीजन को वो खुद अपने साथ एक्सेप्ट कर लेती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ओजोन को वो डिप्लीट करती जा रही है और किस में कन्वर्ट करती जा रही है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती जा रही है। तो एक और ये भी आप बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखना कहाँ से प्रॉपर आंसर अगर आप लिखना चाहते हो, इसमें ऐड करना चाहते हो, तो आप NCERT में अपना ओजोन वाला टॉपिक खोल सकते हो, उसमें मैंशनड है ये जो मैंने आपको बताया जेट एयरक्राफ्ट वाला, जहाँ पे डिप्लीशन के बारे में लिखा होगा। तो आप चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर अप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड दैट इज HOF। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, बाकी ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाता, बाकी ऑक्सो एसिड्स दूसरे हैलोजेंस बनाते हैं। ऐसा क्यों है, रीजन सिंपल सा है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड दिखाता है, बनाता है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डी ऑर्बिटल्स के पास है नहीं, फ्लोरीन ऑक्सो एसिड्स नहीं बना सकता, जैसे कि HOFO, HOF2, HOF3।
इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन वुड बी +3 +5 एंड +7, क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का +3 +5 +7 हो जाएगा। वो क्या करता है, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका टाइप है HOF, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फ्लोरीन का वो कितना है +1 है। क्यों? क्योंकि वो +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा ही नहीं सकता। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो जो मैं लेके आया था, उसमें भी मैंने आपको डाउट्स में समझाया था, जो एक बच्चे का डाउट था तो वहाँ से, और फिर से मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास में वैलेंस ऑर्बिटल्स नहीं है, आगे अपनी ऑक्टेट को वो एक्सपेंड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के हायर ऑर्बिटल में नहीं भेज सकता वो, तो वो +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से दिखाएगा, इसलिए सिर्फ वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल क्लोरीन डज नॉट। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने के बावजूद भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इसका रीजन हमें बताना है। देखते हैं आंसर। सेम है भाई क्वेश्चन। आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को चेंज कर सकते हो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैं बता दूंगा आपको कितनी लिखनी है, वो आप लिख सकते हो। ये पुरानी बुक से क्वेश्चन गया है, मैंने पुरानी बुक में क्वेश्चन ऑक्सीजन और क्लोरीन का था, तो आप ऑक्सीजन और क्लोरीन से समझ लीजिए। बाकी नाइट्रोजन आप आंसर सेम लिखेंगे, बस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से रिप्लेस कर देना उसे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑल्दो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ऑक्सीजन और क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, लेकिन उनके एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एटॉमिक साइज की बात करें, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक साइज है वो 66 पिकोमीटर है, जबकि क्लोरीन का साइज जो है 99 पिकोमीटर है। दस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एटम ऑन ऑक्सीजन एटम इज मच हायर देन दैट ऑन क्लोरीन एटम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एटम की बात करें तो वो ऑक्सीजन में काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसीलिए क्या कर देगा, ऑक्सीजन तो दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि क्लोरीन नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैसे तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पर यूनिट एटम निकालें तो वहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के अंदर, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देगा। क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाता। ठीक है, यहाँ पे आप नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। नाइट्रोजन का एक बार सर्च कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक 71 पिकोमीटर होता है नाइट्रोजन का। एक बार चेक कर लीजिएगा। नाइट्रोजन के लिए आंसर आता है तो सेम आंसर आप लिखोगे, बस यहाँ पे नाइट्रोजन डाल के उसका साइज जो है वो चेंज कर देना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2, राइट रिएक्शंस ओनली। कैसे आप Cl2 बना सकते हो HCl से और कैसे HCl बना सकते हो Cl2 से, ये बताना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस ओनली। सिर्फ रिएक्शन लिख के बताना है। देखते हैं आंसर। HCl can be oxidized to Cl2 by the number of oxidizing agent, various number of oxidizing agents like MnO2, KMnO4, K2Cr2O7। हम लोग क्या कर सकते हैं, MnO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकाल सकते हैं। जब हम लोग HCl डालेंगे MnO2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे HCl को, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, डाइक्लोरीन बन जाएगा। यानी कि HCl को डाइक्लोरीन या क्लोरीन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप MnO2 से रिएक्ट करा दीजिए। Cl2 कैन बी रिड्यूस्ड टू HCl बाय द रिएक्शन ऑफ H2 इन द, ये आंसर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करा देंगे अभी इस आंसर को, एक सेकंड। हाँ जी, आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसमें कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है आंसर। Cl2 कैन बी रिड्यूस्ड टू HCl बाय द रिएक्शन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, आगे नहीं लिखा हुआ तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिख लेना, डिफ्यूज्ड सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट आएगा इसके आगे, और रिएक्शन आप क्या लिखोगे, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डिफ्यूज्ड सनलाइट लिख देना यहाँ पे, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हो, H2 और Cl2 को अगर रिएक्ट कराते हो तो क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। इस आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आंसर कंप्लीट नहीं था इस PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने अलग अलग कंपाउंड्स के जो उसने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन द फॉलोइंग। किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर निकालने में दिक्कत आ रही थी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना देख सकता है, सीख सकता है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेंगे। सबसे पहले H3PO3 का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बताया था जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसका X मान लेते हैं। तो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं X मान लूंगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, +3,
हाइड्रोजन का 1 होता है +1, तो 3 का कितना हो जाएगा +3, तो 3 + x, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 × -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। सॉल्व करोगे यहाँ से तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे करोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो × 3 करेंगे तो x - 3 = 0 हो जाएगा। 0 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, जिनको ना पता हो 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर ये आयनिक कंपाउंड होता, सपोज करिए PCl3 2 नेगेटिव होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 की जगह पे क्या लिखता, 2 नेगेटिव लिखता। PCl3 2 पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे +2 लिखता = में। कोई चार्ज नहीं होता तो 0 लिखते हैं, माइनस चार्ज का तो माइनस के इक्वेट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव के इक्वेट करेंगे। CA3P2 है तो क्या करेंगे हम लोग, फॉस्फोरस का निकालना है, कैल्शियम का कितना होता है +2, तो 3 का कितना हो जाएगा 6, और ये 2 हैं तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग 2x, तो 6 + 2x = 0 के, x बराबर आ जाएगा यहाँ से -3 के। Na3PO4 करेंगे तो क्या करेंगे, सोडियम का +1 होता है तो 3 का +3 हो जाएगा, फॉस्फोरस का x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से इसका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। POF3 का करेंगे तो ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1 होता है तो 3 है तो -3 हो जाएगा, -3 और -2 करेंगे तो -5 हो जाएगा। उस तरफ ले जाओगे 0 के तो =2 के तो प्लस हो जाएगा, तो x = 5 आ जाएगा। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर अप कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। ये मैं पीछे समझा चुका हूँ आपको, बड़े आसानी से पीछे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं, पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने कवर अप करा दिया यहाँ पे। F2Cl2 Br2 और I2 को इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में अरेंज करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब कि वो एंथैल्पी जो बॉन्ड को डिसोशिएट यानी कि तोड़ने में लगती है। अब मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बिगर होता चला जाता है, इसकी वजह से बॉन्ड वीकर होता चला जाता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती चली जाएगी नीचे। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके लिए लगेगी, I2 के लिए, और सबसे ज़्यादा किसके लिए लगेगी, F2 के लिए लगेगी। तो आप अरेंज कर सकते हो I2 Br2 Cl2 F2 इस तरीके से। नेक्स्ट है HFHCl HBr HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, वही सेम अभी ऊपर जो पार्ट में बताया, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड को तोड़ पाना आसान होगा, बॉन्ड तोड़ पाना आसान होगा तो H+ रिलीज कर पाना आसान होगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो HI जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और HF जो होगा वो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। आंसर मैं अभी नीचे दिखा दूंगा, मैं समझा दे रहा हूँ बस आपको यहाँ पे। NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BIH3 इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, बता दिया था अभी ऊपर बता के आए थे। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि BIH3 फीबली बेसिक है, रीज़न वहाँ समझाया था, वही सेम रीज़न है, आप लोग अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और BIH3 सबसे बेकार बेस हो जाएगा, तो BIH3 सबसे पहले आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में बोला इसने, तो BH3 फिर SBH3 फिर ASH3 फिर PH3 और फिर NH3। इस तरीके से क्वेश्चन कवर अप हो गया। आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आंसर है, यही है, वही सब कुछ यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर समझाया, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हैं जो करने लायक थे NCERT एक्सरसाइज में। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उस पार्ट से हैं जो सिलेबस में कट गया है, वो नहीं करने हमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने NCERT में कवर अप करा दिए हैं, पीछे अपने नोट्स में कवर अप करा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते और ना कभी पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। तो इतने क्वेश्चन हमने कराए हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। NCERT की एक्सरसाइज वीडियोस में आपको कहीं भी यूट्यूब पे उतनी अच्छी से नहीं मिलेंगी, शायद जितने अच्छे से मैं करा रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से कराई जा रही है एक्सरसाइज, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। जिनको भी NCERT एक्सरसाइज में समझने में प्रॉब्लम होती है वो रिफ्रेशर खोल के रट्टा लगा लेते हैं बहुत सारे बच्चे, उनके साथ में शेयर करिएगा इस वीडियो को। कोई नया बच्चा अगर फर्स्ट टाइम मेरी चैनल की वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 8 NCERT पार्ट 1 केमिस्ट्री। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।